हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर मैं 12th क्लास के दूसरे लेक्चर में हाजिर हूँ। और आप लोगों को कल जो अगले जो वीडियो हुए थे, उस वीडियो में हमने बताया था कि सातत्य क्या होता है। इसके बारे में हम लोगों ने मौखिक रूपों से इसको पढ़े थे, और उसमें कुछ अगर त्रुटि भी हो गई होगी तो हम इसी के कारण से बच्चों को लिखने में परेशानी होती है, समझने में या लिखने में परेशानी होती है। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना बच्चों के साथ एक डिफिनेशन के साथ बच्चों को दिया जाए। इसको देखते हुए हमने एक डिफिनेशन लेकर आया हूँ। सातत्य का अर्थ क्या है? पहले सातत्य होता क्या है, सातत्य का अर्थ क्या है, सातत्य कहते किसको है? तो सातत्य का अर्थ होता है बिना किसी रुकावट के या बिना किसी रिक्तता के, मतलब किसी खाली स्थान के, बिना बाधा के, बिना किसी रुकावट के अगर व्यक्ति निरंतर चलता जाए तो उसी को हम सातत्य के रूप में भी कह सकते हैं। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने लिखा है कि यदि किसी फलन, मतलब कोई भी फलन, ठीक है, कोई भी फलन, जैसे f(x) जो हो गया, इसकी कोई भी मान फलन जो है के आलेख, इसकी आलेख का मतलब क्या होता है? आलेख ग्राफ में कोई व्यवधान, मतलब जब आलेख खींच रहे हैं या कहीं हम जा रहे हैं, सपोज मान लो हम कहीं जा रहे हैं तो जाते समय हमें कोई रुकावट उत्पन्न न होती है तो उसको हम लोग कहते हैं व्यवधान न उत्पन्न। तो कोई व्यवधान या रिक्तता अगर नहीं होती है तो उसे हम सातत्य फलन के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग ग्राफ से समझते हैं। ये होते हैं y एक्सिस और ये होते हैं x एक्सिस। अब देखिए, बिना पेन उठाए हुए हमें इस आलेख को खींचेंगे तो हम कहेंगे कि यह क्या है? सातत्य है। जा रहा है ना? मतलब कहीं पे आपका रुकावट नहीं है तो इसे हम फलन का क्या कहेंगे? सातत्य कह सकते हैं। और ये हमारा जो फिगर है यानी ग्राफ है, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकली फंक्शन में ज्यादा यूज होते हैं। यह सातत्य होता है। दूसरा एक और आपने ग्राफ देखिए, ये जो ग्राफ है वह x एक्सिस और y एक्सिस पहले है, और इसमें हम अगर फंक्शन ऑफ x ले, किसके बराबर होनी चाहिए? फंक्शन ऑफ x जो होगा वह किसके बराबर होगा? x के बराबर। मतलब कोई भी मान अगर रखते हैं तो उसका ग्राफ कैसा जाएगा? तो इस प्रकार के ग्राफ निकलेंगे। तो ये भी क्या है? सातत्य का मतलब यहां से ऐसे गया सीधा डॉट लाइन से हम इसलिए मिलाएं क्योंकि लाइन जो है थोड़ी सी टर्न हो जाए, ये वाली है। इसको हम लोग बिना रुके हुए यहां से उठाया, हमने इसको खींचा सीधा सीधी, बिना किसी व्यवधान किए निकल गया, तो इस ग्राफ को हम लोग सातत्य कहेंगे। एक और आइए ग्राफ हम लोग देखते हैं। ये ग्राफ है y एक्सिस का, ये है x एक्सिस का। सपोज अगर कोई माने कि y ए फंक्शन ऑफ x जो होगा वह किसके बराबर होनी चाहिए? ये 1/x के अगर बराबर होती है तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा? तो इसका ग्राफ या तो ऐसा जाएगा, पैराबोलिक जैसा, या परवलय के जैसा, या तो आप ऐसे जाएगा। तो देखो, कोई भी पेन से हमने ग्राफ को खींचा तो जैसे ही यहां से उठाया तो ये इस छोर पे ले जाकर के छोड़ा, यहां से उठाया तो इस छोर पे ले जाके छोड़ा। तो बिना रुके हुए अगर किसी कार्य को करते हैं तो वह सातत्य कहलाता है। क्या कहलाता है? सातत्य कहलाता है। ये हमारा फिगर है। आइए हम लोग नीचे समझते हैं। अब असातत्य के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करें। यदि किसी, सेम यही डिफिनेशन का है, थोड़ी सी अंतर है। यदि किसी फलन के आलेख में कोई व्यवधान, रुकावट तथा रिक्तता होते हैं, अगर इसमें बोला क्या, इसमें नहीं होते हैं और इसमें होते हैं, तब उसे असातत्य फलन के नाम से जाना जाएगा। जैसे एक ग्राफ खींचते हैं हम लोग, ये y हो गया,
ये एक्सिस जो हो गया एक्स एक्सिस के नाम से जाना गया। सपोज हमने माना कि y जो है वह x के बराबर है, सही है, या y जो है फंक्शन ऑफ x के बराबर है, सही है ना। तो इसकी जो ग्राफ होगी वह कैसे जाएगा, जैसे सपोज यहां जाकर के ये टूट गया, मतलब यहां से ज्यादा जाने वाला नहीं है। एक और ग्राफ हमने खींचा, ये भी आपको जाने वाला नहीं है। सपोज ये 1 है, सपोज ये 2 है, मतलब 1 और 2 पर जा करके ये क्या हो जाता है, टूट जाते हैं। अगर हम यहाँ पर भी खींचे, यहाँ पर खींचे यहाँ से, तो उल्टा भी खींच सकते हैं। तो यानी कि यहाँ जो गया ये भी आप मान लें -1, यहाँ तक हमने खींचा, इसको हमने मान लिया -2, और यहाँ हमारा मूल जो होता है वह बिंदु कहलाता है, जो ओ से सूचित किया जाता है। तो जिसकी ब्रेक हो जाए, जिसकी लगातार जो चल रही है उसको टूट जाए, ब्रेक चेन जो है वह टूट जाए, तो वहीं पर गाड़ी हमारी जैसे रुक जाती है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी होती है कि यहाँ से चले और यहाँ जाकर रुक जाते हैं, और फिर कोई सपोज एक और ग्राफ बनाते हैं। देखिए अगर यहाँ समझ में नहीं आता है तो फिर एक ग्राफ और बनाते हैं। ये जो ग्राफ है ये इस प्रकार के हैं, एक्स वाई। सपोज हमने यहां से चला, यहां जाकर रुक गया, यहां व्यवधान उत्पन्न हो गए, तो ये बिंदु हो गए। फिर यहां से चला और यहां जाकर के हमने रुक गया, फिर व्यवधान उत्पन्न हो गए। फिर यहां से हमने चला, फिर यहां जाकर रुक गया, फिर व्यवधान उत्पन्न हो गए। तो इस प्रकार के जब व्यवधान उत्पन्न होते हैं उसे हम असांतत्य के नाम से जानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आइए, अभी हम लोगों ने देखा था कि संतत्य किसे कहते हैं, असंतत्य किसे कहते हैं, उसके ग्राफ के द्वारा हमने समझा। उसमें से हमने कुछ चीज़ों को निकाल के देखा है कि नोट पॉइंट में हमने लिख दिया। थोड़ा सा जो काम है ना कि जो लिखने का, वो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि थोड़ा सा आप लोगों को जल्दी जल्दी सभी चीज़ें मिल जाए, ठीक है। आइए, फंक्शन ऑफ ए का अस्तित्व तभी संभव होगा, समझना इस बात को, कि फंक्शन ऑफ ए का जब अस्तित्व होता है, जैसे किसी व्यक्ति का कोई अस्तित्व होता है, किसी से जान पहचान होती है, तो उसका अस्तित्व या तो पैसे से होती है या तो उसकी अच्छे प्रवृत्ति के कारण होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर फंक्शन ऑफ ए का अस्तित्व जो होगा वह ए फलन ए के एफएक्स के डोमेन में होगा। किसमें होगा, डोमेन से होगा। तो डोमेन से होने के कारण ए फंक्शन ऑफ ए का अस्तित्व बनेगा। दूसरा हमारा नोट पॉइंट यह है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, फंक्शन ऑफ ए का अस्तित्व तभी संभव है जब लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स टेंड्स टू ए प्लस और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। ये चीज़ों को बारे में हमने कल बहुत विस्तार से समझाया था आप लोगों को, इसलिए जो पिछले वाले जो क्लास थे उसमें इस चीज़ों को बहुत गहराई से बताई गई है। उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ए प्लस का मतलब क्या है। अगर नहीं भी ध्यान में है तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा बता दें कि यहाँ जैसे सपोज ये चीज़ें हैं, यहाँ ए है, ठीक है, तो इधर हमारा जो होता है वह पॉजिटिव होती है, इधर क्या होता है पॉजिटिव, और यह होता है निगेटिव। यहाँ 0 होता है, सपोज यहीं पर 0 लिखा जाता है, हमने ए बना दिया, ठीक है। तो इधर जो होगा यानी कि ए की न्यूनतम वैल्यू, ए की छोटी वैल्यू, ए की छोटी वैल्यू, ए की छोटी वैल्यू, और इधर हम जाएंगे तो ए से बड़ी वैल्यू, ए से छोटी वैल्यू, सॉरी यहाँ से होना चाहिए, ए से छोटी वैल्यू, मतलब ए से छोटी वैल्यू को लिया जाएगा और इधर लिया जाएगा ए से बड़ी वैल्यू को। सपोज एक चीज और हम लिखे, जैसे सपोज यहां पर हमने लिखा, यहां पर हमने 5 लिख दिया ए के स्थान पर, ए बराबर हमने मान लिया 5, ठीक है। ए बराबर जैसे ही 5 मानते हैं तो इधर हो जाएंगे कितने, 4 3 2 1 6 7
8, 9। तो ये 5 से बड़ी वैल्यू है और यह 5 से छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो 5 के निकटवर्ती कौन कौन आएंगे छोटी वैल्यू में? तो 4, 3, 2 और 1। बड़ी वैल्यू में कौन कौन से निकटवर्ती आएंगे? 6, 7, 8 और 9। उसी प्रकार से ए की छोटी वैल्यू को लेंगे और बी को छोटी वैल्यू को लेंगे, तो जो ये छोटी वैल्यू है इसको दर्शाया जाता है ए के पावर माइनस और इसको दर्शाया जाता है ए के पावर प्लस। समझ में आया प्रॉपर? ठीक है, आगे चलते हैं। जब हमारा लिमिट x टेंस टू ए फंक्शन ऑफ ए का अस्तित्व तब संभव है जब ये चीजें और ये चीजें दोनों आपस में बराबर हो। इसको हम लोग कहते हैं बाबू RHL, RHL, और बराबर होनी चाहिए किसका? LHL का। अब इसका मतलब भी यही समझाते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में भी हमने देखा था, इसका मतलब भी हमने समझाया था। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत चालाक होते हैं या बहुत तेज होते हैं, इस कारण से इस चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं और सोचते हैं कि हम चलो थ्योरी में ही देख लेंगे, सब तो बताते ही हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ फिर से पढ़ लेते हैं। आर का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, ठीक है, और बराबर होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका हिंदी अगर लिखा जाए तो लिखेंगे दायां पक्ष सीमा बराबर बायां पक्ष सीमा। यानी कि दायां पक्ष सीमा और बायां पक्ष सीमा जब बराबर हो जाएंगे तब हम कहेंगे कि फंक्शन ऑफ x जो होगा लिमिट x टेंस टू a होने का अस्तित्व होगा। ठीक है, प्रॉपर समझ में आ रहा है? चलिए आइए तीसरे पर चलते हैं। यहां पर कहा गया है कि लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x जो होगा वह एफ ए के फंक्शन ऑफ a के बराबर होगा। कब? तो फलन का मान सीमा के बराबर होगा तब। सीमा मतलब होता है लिमिट। जब ये वैल्यू, जब फंक्शन ऑफ x बराबर होगा फंक्शन ऑफ a का, तो कब होगा? तो फलन तभी बराबर होने का संभावना जताता है कि फलन का मान, मतलब फलन क्या है? तो फलन x यहां है, तो x का मान सीमा के बराबर, तो सीमा यहां पर क्या लिया गया है? मतलब x टेंस टू a लिया गया है, तो a के बराबर होगे तब जाकर के फलन का मान सीमा के मान के बराबर होगी। ठीक है, आइए हम लोग कुछ गुणधर्म लिखे हुए हैं। किसका? तो सातत्य फलनों के कुछ गुणधर्म हमारे पास लिखे गए हैं। उसमें क्या है कि माना कि, मतलब मान लेते हैं, मैथ वाले लोग तो अधिकतर मानते ही हैं कि क्या चीजें मानी गई है। तो माना कि फंक्शन ऑफ x तथा g क्या होगा? x बराबर a पर दोनों सातत्य फलन होगा। कब होगा? तब क्या दिया हुआ है कि पहला कंडीशन क्या होगा? c फंक्शन ऑफ x। c क्या है? तो c एक चर राशि है, अचर राशि है। अचर मतलब CONSTANT, कांस्टेंट टर्म है। क्या है बाबू? कांस्टेंट। तो इसका मतलब, कांस्टेंट का मतलब कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 5, कोई भी एनी इंटीजर, कोई भी संख्या हो सकती है। मतलब रियल नंबर कोई भी हो सकती है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, तो उसका बोलते हैं हम लोग क्या? अचर। अचर को हम लोग c से सूचित किए हैं। तो c फंक्शन ऑफ x जो होगा वह x a पर सातत्य होगा, जहां c एक क्या होना चाहिए? अचर होगा। दूसरा, फंक्शन ऑफ x जो होगा नॉट इक्वल होगा किसका? g ऑफ x का। फंक्शन ऑफ x जो होगा वह g ऑफ x के बराबर नहीं होगा, तब जाकर के x जो होगा x बराबर a पर यह सातत्य होगा। तीसरा, यहां गुणा का चिन्ह है। फंक्शन ऑफ x गुणा g ऑफ x बराबर होंगे, x का किसका? बराबर होना नहीं है, यहां पर g ऑफ x जो होगा f ऑफ x, g ऑफ x बराबर a पर सातत्य होगा। ठीक है। चौथा, फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड मतलब भागा, जब gx से fx में हम डिवाइड लगाते हैं तब संभव होता है कि x बराबर होगा किसका? a का,
पर तब सातत्य होगा कब? तो कभी भी आपने देखा होगा कि निचला टर्म मतलब x/0 कभी भी इसका मान अपरिभाषित होता है। इसी कारण से हम लोग लिखा गया है कि फंक्शन ऑफ एक्स जी होगा, वह जी ऑफ एक्स होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। जी ऑफ एक्स का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर आ जाते हैं तो फलन का जो मान होगा वह अपरिभाषित हो जाएगी, और अपरिभाषित होने के कारण वह न तो संतत्य होगा न किसी प्रकार का अपरिभाषित हो जाएगा, जिसकी परिकल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इमेजिनरी होता है। इसको स्क्रीनशॉट कर ले। ठीक है, आइए अभी हम लोगों ने सातत्य के फलनों का हम लोग गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया था। अभी हम लोग असातत्य फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? तीनों में सेम चीजें लिखी गई है, लेकिन कुछ चीजें अलग की गई है। क्या है? तो लिमिट यानी कि RHS हो या LHS हो, RHL हो या LHL हो, या दोनों का अस्तित्व न हो, या तो दोनों का अस्तित्व न हो, ऐसी चीजें हमारे पास दिया गया हो। मतलब ए लिमिट जो है x टेंस टू a प्लस फंक्शन ऑफ x, या लिमिट x टेंस टू a माइनस फंक्शन ऑफ x जो है ये LHL को दर्शाता है और ये RHL को दर्शाता है। दोनों का अस्तित्व न भी हो सकता है। ठीक है, दोनों का अस्तित्व न भी हो सकता है। और दूसरा में क्या दिखाया गया है कि LHL जो है और RHL या LHL का अस्तित्व हो परंतु आपस में बराबर न हो। जैसे LHL जो है वह RHL के बराबर नहीं होगा। क्या बोला? नहीं होगा। ठीक है, यहां पर दिया गया है कि अस्तित्व तो हो सकता है लेकिन आपस में वो बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बराबर नहीं हो सकते हैं। तो तीसरा चीजें क्या बताया गया कि RHL जो है वह है LHL, RHL हो या LHL दोनों का अस्तित्व हो परंतु इनमें से कोई एक या दोनों FA के बराबर न हो। मतलब क्या है कि लिमिट यहां पर हम लिखे RHL न ही FA के बराबर होगा, LHL न ही फंक्शन ऑफ A के बराबर होगा, या एक और चीजें कही गई है दोनों का अस्तित्व होगा परंतु इनमें कोई एक या दोनों FA के बराबर नहीं होंगे। यानी कि RHL नॉट इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू FA होना चाहिए। मतलब ये सभी चीजें आपस में बराबर नहीं भी हो सकते हैं, इसीलिए ये चीजें आपको दर्शाई गई है। ठीक है, आइए इसका स्क्रीनशॉट कर ले। आज के लिए बस इतना ही क्लास। अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अवकलज के बारे में, यानी कि डिफरेंटिबिलिटी के बारे में। हम लोग इस क्लास में कंटिन्यूटी के बारे में अध्ययन किया है। अगले क्लास में हम लोग करेंगे डिफरेंटिबिलिटी का अध्ययन, और उसमें हम लोग पहले थ्योरी करेंगे। उसके बाद जब दोनों थ्योरी खत्म हो जाएगी तब हम लोग NCERT का क्वेश्चन शुरू करेंगे। थैंक यू।